नमस्कार फ्रेंड्स, आस्था कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर के दौरान हमने एफ्रीडा जो कि न्यू जिम्नोस्पर्म था हमारा, वह हमने स्टार्ट किया था। वहाँ पर हमने एफ्रीडा की मॉर्फोलॉजी, उसका क्लासिफिकेशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और एफ्रीडा की जो जड़ थी उसकी आंतरिक संरचना और उसमें द्वितीयक वृद्धि को डिस्कस किया था। आज हम एफ्रीडा में तने की आंतरिक संरचना को डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा मेन टारगेटिंग टॉपिक होगा वह होगा एफ्रीडा के तने की एनाटॉमी या एफ्रीडा के तने की आंतरिक संरचना। और हमने वहाँ पर जब एफ्रीडा की मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी तो वहाँ पर देखा था कि जो एफ्रीडा होता है वह कैसा होता है, एक झाड़ी नुमा पादप होता है जिसमें पत्तियाँ जो होती है वो काफ़ी हासित प्रकृति की होती है, मतलब वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य न के बराबर करती हैं। इसी कारण वहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य किया जा रहा था वह किसके द्वारा किया जा रहा था? एफ्रीडा के तने के द्वारा ही किया जा रहा था। और ये तना कैसा था? ग्रीन कलर का था, क्योंकि ग्रीन कलर का होगा जब भी तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण होगा। तो यहाँ पर जो एफ्रीडा का तना होता है वह कैसा होता है? प्रकाश संश्लेषी प्रकृति का होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ग्रीन कलर का होता है। और तना पर्व तथा पर्वसंधियों में विभेदित था, इसी कारण एफ्रीडा प्लांट्स को हमने ज्वाइंटेड पर भी कहा था। तो आज हम इस तने की आंतरिक संरचना को हम डिस्कस करेंगे। तो आंतरिक संरचना में इस तने को हम कहाँ कहाँ से सेक्शन ले सकते हैं या कहाँ कहाँ से अनुप्रस्थ काट सकते हैं। तो हमने देखा अभी जो एफ्रीडा का जो तना है वह पर्व तथा पर्वसंधियों में बटा हुआ होता है, मतलब पर्वसंधियाँ इसमें पाई जाती हैं। तो हम इसकी दो टीएस काट सकते हैं यहाँ से। एक तो कहाँ से काटेंगे? इसकी जो पर्व वाला पोर्शन है वहाँ से हम इसकी टीएस काट सकते हैं। और एक कहाँ से काट सकते हैं? इसकी जो पर्व संधि दिखाई दे रही है, दो पर्वों का जो ज्वाइंट होता है उसे क्या कहा जाता है? पर्व संधि कहा जाता है। तो वहाँ से भी हम इसकी टीएस काट सकते हैं। तो हमें जो मेन टीएस इसकी स्टडी करनी है वह किसकी करनी है? एफ्रीडा के तने की आंतरिक संरचना, वह भी किसकी? ओनली इसके पर्व की टीएस हम आज स्टडी करेंगे। तो इसकी जो टीएस होती है वह बाह्य संरचना में कैसी दिखाई देगी हमें? तो हमने देखा था कि जो एफ्रीडा का जो तना है इस पर उभार तथा गर्त पाए जाते हैं। उभार फिर गर्त, फिर उभार फिर गर्त, ऐसी संरचना हमें दिखाई देती। तो अगर हम इसकी टीएस काटेंगे तो कैसी दिखाई देगी? तो ये दिखाई देगी लहरदार, हमें दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी? ऐसी लहरदार हमें दिखाई दे, क्योंकि इस पर क्या पाए जाते हैं? उभार तथा गर्त पाए जाते हैं। और गर्त क्षेत्र में क्या होते हैं? हेप्लोचिलिक टाइप ऑफ स्टोमेटा उपस्थित होते हैं, जबकि उभार क्षेत्र में यहाँ पर स्क्लेरन काइमेटस जैसी कोशिकाएं भरी हुई या कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। तो इनकी आंतरिक संरचना में जो भी टिश्यू या जो भी कोशिकाएं दिखाई देती हैं उनका डिस्कस हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन द्वारा करेंगे। तो अगर हम इसकी आंतरिक संरचनाओं को देखें तो आंतरिक संरचना कैसी दिखाई देगी हमें? एक द्विबीजपत्री स्टेम के समान ही दिखाई देगी, क्योंकि द्विबीजपत्री स्टेम या द्विबीजपत्री जो तना होता है उसमें भी हमें एपिडर्मिस, उसके बाद हाइपोडर्मिस, उसके बाद कोर्टेक्स वाला पोर्शन और अंदर स्टील रीजन वाला पोर्शन हमें दिखाई देगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी एफ्रीडा में भी हमें इसकी एपिडर्मिस, कोर्टेक्स वाला पोर्शन, स्टील रीजन वाला पोर्शन, ऐसी संरचनाएं हमें यहाँ पर भी दिखाई देगी। तो हम यहाँ से यह कह सकते हैं कि एफ्रीडा के तने की आंतरिक संरचना द्विबीजपत्री पादपों की तने की आंतरिक संरचना के समान हमें दिखाई देती हैं। तो अब हम इसका अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन द्वारा स्टडी करें तो इसकी संरचना में कौन कौन से पोर्शन या कौन कौन सी कोशिकाएं दिखाई देती है, तो उसको हम डायग्राम की सहायता से हम समझते हैं। तो अगर हम एफ्रीडा के तने की टीएस काटें तो इसमें कौन कौन से पोर्शन हमें दिखाई दे रहे हैं? एक तो एपिडर्मिस हमें दिखाई दे रही है, एक इसका कोर्टेक्स वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है जिसे मेसोफिल क्षेत्र भी बोला जाता है। और उसके पश्चात इसका क्या दिखाई दे रहा है? इसका स्टील रीजन या संवहन क्षेत्र वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है। तो एक एक क्षेत्र की या एक एक रीजन की हम यहाँ पर अलग से बात करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है? सर्वप्रथम एपिडर्मिस है जो कहाँ पर पाई जा रही है?
तने की बाह्य सतह पर या तने की जो सबसे बाहरी परत होती है वह क्या होती है, एपिडर्मिस उपस्थित होती है। और जो ये एपिडर्मिस होती है ये केवल एक स्तरीय कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई परत होती है, मतलब कोशिकाओं का केवल एक ही स्तर इसमें पाया जाएगा। और इस एपिडर्मिस के ऊपर क्या पाया जाता है, क्यूटिकल का मोटा आवरण पाया जाता है। तो सर्वप्रथम जो सबसे फर्स्ट जो पोर्शन है वह क्या है, एपिडर्मिस, एक स्तरीय कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई परत है और इसके ऊपर क्यूटिकल का मोटा आवरण पाया जा रहा है। और इस एपिडर्मिस वाले क्षेत्र में ही जहाँ पर इस तने का गर्तीय वाला पोर्शन होता है, मतलब हमने अभी अभी कहा कि जो एप्रिडा का तना होता है वह आंतरिक संरचना में कैसा दिखाई देता है, लहरदार दिखाई देता है। तो लहरदार दिखाई देने के कारण मतलब हम क्या कर सकते हैं कि इस पर उबार तथा गर्त पाए जाते होंगे। तो इसका जो गर्त वाला पोर्शन है यहाँ पर क्या उपस्थित होते हैं, हेप्लोचिलिक टाइप ऑफ स्टोमेटा या हेप्लोचिलिक प्रकार के स्टोमेटा। तो गर्त वाले क्षेत्र में जो एपिडर्मिस पाई जाती हैं यहाँ पर हेप्लोचिलिक प्रकार के स्टोमेटा दिखाई देते हैं। कौन से स्टोमेटा, हेप्लोचिलिक प्रकार के स्टोमेटा जो कि गर्त में उपस्थित होते हैं। और इनकी जो स्टोमेटल कैविटी है ये इनके मेसोफिल जो क्षेत्र होता है या कोर्टेक्स वाला क्षेत्र होता है उसमें दसी हुई रहती है। और यहाँ पर जो ये उबार नुमा जो क्षेत्र है या इस तने का जो उबार वाला क्षेत्र है, उबार वाले क्षेत्र की एपिडर्मिस के नीचे यहाँ पर कौन सा पोर्शन पाया जाएगा, यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ पोर्शन पाया जाएगा। मतलब जो उबार वाला क्षेत्र है वहाँ पर क्या पाई जाती है, स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाएं पाई जाती है, जबकि जो गर्त वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर हमें स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाएं नहीं देखने को मिलेगी। तो हमने बात कर ली यहाँ पर एपिडर्मिस की। तो एपिडर्मिस कैसी है, एक स्तरीय परत है, इसके ऊपर क्यूटिकल का मोटा आवरण पाया जा रहा है और जो तने की जो गर्तीय वाला जो पोर्शन है वहाँ पर क्या दिखाई देते हैं, हेप्लोचिलिक प्रकार के स्टोमेटा दिखाई देते हैं। और इसका जो उबार वाला पोर्शन है वहाँ पर स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाएं भरी हुई रहती हैं। अब उसके बाद हम सेकंड वाले पोर्शन की बात करते हैं जिसे क्या कहा जाता है, या तो कोर्टेक्स कहेंगे या मेसोफिल क्षेत्र कहेंगे। वैसे अगर किसी भी पादप के तने की संरचना की बात करते हैं तो वहाँ पर हम एपिडर्मिस के पश्चात जो जितना भी पोर्शन पाया जाता है स्टील रीजन तक उसे क्या कहा जाता है, कोर्टेक्स कहा जाता है। परंतु यहाँ पर हम कोर्टेक्स न कहकर कौन सा शब्द प्रयुक्त कर सकते हैं, मेसोफिल वाला क्षेत्र प्रयुक्त कर सकते हैं या इसे मेसोफिल क्षेत्र भी कहा सकते हैं। मेसोफिल क्यों कहेंगे, क्योंकि पर्ण में भी जो मेसोफिल क्षेत्र होता है वह क्या कार्य करता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। और यहाँ पर भी जो तने का जो कोर्टेक्स वाला क्षेत्र है वह भी यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। इसी कारण इससे कोर्टेक्स न कहकर क्या कह सकते हैं, हम मेसोफिल क्षेत्र कहा सकते हैं। अब जो यहाँ पर जो ये मेसोफिल क्षेत्र होता है ये दो भागों में मिलकर बना हुआ होता है। मतलब इसमें दो प्रकार की हमें कोशिकाएं दिखाई देगी, एक तो पेलिसेड पेरेन्काइमा या हम ऐसा बोल सकते हैं इसे खम्भ ऊतक। मतलब जो पेलिसेड पेरेन्काइमा वाला पोर्शन है ये लंबी लंबी स्तंभाकार या जो खम्भ के आकार की जो कोशिका हैं उनसे मिलकर बना हुआ होता है। और यहाँ पर ये 2 या 3 स्तर के रूप में पाई जाती हैं। और इन कोशिकाओं के बीच में हमें अंतराकोशिकीय अवकाश भी नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये कोशिकाएं काफ़ी पास पास सटी हुई होती है। इसी कारण इनके बीच में कोई भी अंतराकोशिकीय अवकाश हमें नहीं देखने को मिलेगी। और इन कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट या क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। और इसके पश्चात जो मेसोफिल क्षेत्र का जो आंतरिक जो पोर्शन होता है वह कौन सी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, स्पोंजी पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। स्पोंजी पेरेन्काइमेटस का मतलब क्या होता है, इसमें गोलाकार या जो मोती की जो माला होती है उसी के समान यहाँ पर कोशिकाएं होगी। और इन कोशिकाओं के बीच में क्या पाए जाते हैं, अंतराकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। और इनमें भी क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। और यह कुछ न कुछ जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको संग्रहण का कार्य या ग्लूकोज के संग्रहण का कार्य भी
करती है। तो ये था मेसोफिल वाला क्षेत्र। दोबारा से देखना इसे, जो एपिडर्मिस है, इसके पश्चात तने का जो आंतरिक पोर्शन होता है वह कौन सा क्षेत्र होता है? मेसोफिल क्षेत्र होता है। इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक तो पेलिसेड पेरेनकाइमेटस कोशिकाएं या जो खंभ ऊतक होते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। इसमें खंभा के समान या लंबे लंबे बेलनाकार कोशिकाएं पाई जाती है जिनके बीच में अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं होगा और इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट भरे हुए रहते हैं जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। इसके पश्चात की जो कोशिकाएं होती है वह कैसी होगी? गोलाकार कोशिकाएं होगी और इनमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण यह भी प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं और यह कुछ ना कुछ भोज्य पदार्थों के संग्रहण का भी कार्य करती हैं। मतलब ओवरऑल हम यहाँ कह सकते हैं कि जो कोर्टेक्स क्षेत्र होता है यह प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, इसी कारण इसे मेसोफिल क्षेत्र भी कहा जाता है। अब जो मेसोफिल क्षेत्र है इसके नीचे की ओर हमें एक एंडोडर्मिस दिखाई देगी और जो ये एंडोडर्मिस होती है वह कैस्पेरियन पट्टिकाओं युक्त तथा मार्ग कोशिकाओं युक्त होती है और यह हमें लगभग अस्पष्ट दिखाई देती हैं। जब हम तने की टीएस काटते हैं तो वहाँ पर यह हमें अस्पष्ट रूप से नजर आती है क्योंकि हम यह पता नहीं लगा सकते कि कहाँ पर एंडोडर्मिस है, यह हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखती जब इसकी टीएस काटी जाती है। तो उसके पश्चात एक स्तरीय पेरिसाइकिल पाई जाती हैं। अब सबसे जो लास्ट पोर्शन बचता है वह बचता है इसका स्टील रीजन या इसका रंभ क्षेत्र या इसका वेस्कुलर रीजन। अब जो ये रंभ क्षेत्र होता है इसमें हमें अनेक वेस्कुलर बंडल एक वलय में उपस्थित होते हुए दिखाई देंगे। जैसे ये इसका तना है और ये इसका वेस्कुलर रीजन है। तो इसमें जो अनेक वेस्कुलर बंडल है वह एक वलय में व्यवस्थित होते हुए दिखाई देते हैं, एक वलय में पाए जाते हैं। मतलब साइपनो स्टील प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था पाई जाती हैं और यहाँ पर जो ये वेस्कुलर बंडल है इसमें क्या पाए जाते हैं? जाइलम पाया जाता है और फ्लोएम पाए जाते हैं और दोनों ही एक साथ उपस्थित होते हैं। तो इस व्यवस्था को कहा जाता है संयुक्त प्रकार की व्यवस्था कहा जाता है और यहाँ पर जो फ्लोएम होता है वो बाहर की ओर उपस्थित होता है, इसी कारण इसे बहिपोषवाही या कोलेट्रल टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो जाइलम होगा उसमें मेटाजाइलम परिधि की ओर होगा और प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर होगा। तो इस व्यवस्था को कहा जाता है एंडार्क टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल या एंडार्क व्यवस्था कहा जाता है। तो वेस्कुलर बंडल कैसे हैं? यहाँ पर एक वलय में, तने के केंद्र में एक वलय में व्यवस्थित है, मतलब साइपनो स्टील प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था है। जाइलम और फ्लोएम दोनों साथ साथ उपस्थित हैं, तो इस व्यवस्था को बोला जाता है संयुक्त प्रकार की व्यवस्था। फ्लोएम परिधि की ओर है या बाहर की ओर है तो इसे बोला जाता है बहिपोषवाही या कोलेट्रल टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। और यहाँ पर जो जाइलम है, जाइलम में प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर होता है, मेटाजाइलम परिधि की ओर होता है। तो इस व्यवस्था को कहा जाता है एंडार्क टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। और जाइलम और फ्लोएम के बीच में यहाँ पर क्या उपस्थित होती है? कैम्बियम उपस्थित होती है, इसी कारण इस व्यवस्था को कहा जाता है ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। तो वेस्कुलर बंडल कैसे हैं यहाँ पर? तो वेस्कुलर बंडल एक तो संयुक्त प्रकार के हैं और बहिपोषवाही या कोलेट्रल प्रकार के हैं, ओपन प्रकार के हैं और एंडार्क टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल है। अब यहाँ पर इन जाइलम और फ्लोएम में पाए जाने वाले कोशिकाओं के या जाइलम और फ्लोएम में पाए जाने वाले एलिमेंट्स की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये जाइलम है, इस जाइलम में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं? तो यहाँ पर जो ये जाइलम है, इस जाइलम में हमें एक तो देखने को मिलेगी जाइलम वाहिका, एक जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वाहिका, जाइलम ट्रैकिड्स और जाइलम पेरेनकाइमा।
तो ये 3 एलिमेंट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? एक तो जाइलम वाहिका, एक जाइलम ट्रैकिड्स और एक जाइलम पैरेन्काइमा। क्योंकि हमने जब एफ्रीडा का क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो वहाँ पर देखा था कि जो एफ्रीडा जो होता है वह कौन सी क्लास का प्लांट्स है? निटोप्सिडा फैमिली का या निटोप्सिडा कुल का प्लांट होता है। तो निटोप्सिडा की विशेषता होती है कि उनमें क्या पाई जाती है? वेसल्स या वाहिकाएं पाई जाती है। जबकि जो अनादर जिम्नोस्पर्म है, निटोप्सिडा के मेंबर को छोड़कर जो जितने भी जिम्नोस्पर्म हैं उनमें वाहिका हमें देखने को नहीं मिलेगी। केवल निटोप्सिडा के मेंबर, जैसे हमारे जो सिलेबस है उसमें 2 ही मेंबर है, एक तो इपेड्रा और एक नीटम। तो दोनों ही मेंबर के तने में क्या पाई जाती है? वाहिका पाई जाती है। तो वाहिका का पाया जाना एक काफ़ी इसकी लाक्षणिक विशेषता है कि एफ्रीडा के तने में वाहिका पाई जाती है। और जाइलम ट्रैकिड वाहिनिकाएं तो सभी में मिलेगी और जाइलम पैरेन्काइमा तो सभी में ही पाया जाता है। उसी प्रकार अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में क्या पाई जाती है? एक तो चालनी नलिका और फ्लोएम पैरेन्काइमा, और क्या पाया जाता है? इसमें क्या होगा? सह कोशिकाएं हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो सह कोशिकाओं के स्थान पर सह कोशिकाओं के समान ही कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें एल्बुमिनस सेल कहा जाता है। तो फ्लोएम में क्या देखने को मिलेगी? और एल्बुमिनस सेल्स या एल्बुमिनस कोशिकाएं। तो जाइलम में तो हमें जाइलम वेसल्स, जाइलम वाहिनिकाएं और जाइलम पैरेन्काइमा देखने को मिलेगी। उसी प्रकार फ्लोएम में चालनी नलिकाएं या सीव ट्यूब्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा और सह कोशिकाओं के स्थान पर यहाँ पर एल्बुमिनस कोशिकाएं देखने को मिलेगी। और तने के केंद्रीय भाग में क्या होता है? एक फित उपस्थित होती है जो कि कैसी होती है? पैरेन्काइमेटस होती है। तो ये थी एफ्रीडा के तने की आंतरिक संरचना या एफ्रीडा के तने की जो एफ्रीडा का तना जो प्रकाश संश्लेषी होता है उसकी आंतरिक संरचना। अब इसके बाद हम एफ्रीडा के तने में सेकेंडरी ग्रोथ या उसमें द्वितीयक वृद्धि को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को पता है द्वितीयक वृद्धि किस प्रकार संपन्न होती है किसी भी प्लांट्स के अंदर, या हम द्विबीजपत्री पातों की बात कर लें या फिर जिम्नोस्पर्म की बात कर लें। तो जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो समान प्रकार से संपन्न होती है लगभग सभी प्लांट्स के अंदर। तो द्वितीयक वृद्धि के दौरान क्या होता है? तो हमने देखा यहाँ पर जो ये वेस्कुलर बंडल पाए जा रहे हैं इनके जाइलम और फ्लोएम के मध्य क्या उपस्थित है? कैम्बियम उपस्थित है। और इस कैम्बियम को क्या कहा जाता है? इस कैम्बियम को मैंने बताई था आपको इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहा जाता है। कौन सी कैम्बियम कहा जाता है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और जो ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होती है ये अरीय रूप से विभाजित होना प्रारंभ करती है। इधर के भी कैम्बियम अरीय रूप से विभाजित होगी और दोनों ही यहाँ पर जिसके कारण यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर या वेसिकुलर कैम्बियम। और दोनों ही कैम्बियम जुड़कर एक कंप्लीट कैम्बियम रिंग का निर्माण करती है जो कि परिधि की ओर विभाजित होकर तो किसका निर्माण करेगी? सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करेगी। और केंद्र की ओर विभाजित होकर किसका निर्माण करेगी? सेकेंडरी जाइलम का निर्माण करेगी। और ये कैम्बियम की जो सक्रियता होती है यहाँ पर स्थायी होती है, इसी कारण यह हर साल विभाजित होकर सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करती है। तो इसको हम काफ़ी अच्छी तरीके से समझते हैं यहाँ पर भाई कैसे होता है द्वितीयक वृद्धि। तो मैंने बताया जो एफ्रीडा का जो तना होता है इसमें वेस्कुलर बंडल कैसे हैं? एक रिंग में व्यवस्थित है और रिंग में व्यवस्थित होने के कारण इसमें क्या है? जाइलम और फ्लोएम भी उपस्थित है। केंद्रीय की ओर तो क्या है? यहाँ पर जाइलम उपस्थित है और जो परिधि की ओर है यहाँ पर क्या है? फ्लोएम उपस्थित है। और जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या है?
इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। यह कैम्बियम कैसी है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अब क्या होता है, इन दोनों के बीच, दोनों वेस्कुलर बंडल के मध्य जो स्पेस पाया जा रहा है, इन स्पेस में कुछ तो प्राथमिक मज्जा किरणें होती है और कुछ पेरेनकाइमेटस कोशिकाएं भरी हुई रहती हैं। तो या तो ये पेरेनकाइमेटस कोशिकाएं विभेदित होकर क्या करती हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का निर्माण करती हैं, या फिर जो ये कैम्बियम है यहाँ पर वेस्कुलर बंडल के मध्य की कैम्बियम, ये अरीय रूप से विभाजित होकर दोनों ही वेस्कुलर बंडल के मध्य एक इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का निर्माण करती हैं, और दोनों ही कैम्बियम आपस में जुड़कर एक कंप्लीट कैम्बियम रिंग बनाती हैं, जिसके कारण जो सारे ही जो वेस्कुलर बंडल है वह एक वलय में आ जाते हैं। और एक जो कैम्बियम होती है ये विभाजित होकर केंद्र की ओर तो सेकेंडरी जाइलम बनाएगी और परिधि की ओर सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगी। और यहाँ पर एक खास बात क्या है, जो यहाँ पर जो एक कंप्लीट कैम्बियम बनेगी इसकी सक्रियता स्थायी होती है, मतलब ये कैम्बियम हर साल सक्रिय होकर क्या करेगी, द्वितीयक वृद्धि करेगी, जिसके कारण एक तो सेकेंडरी जाइलम बनाएगी और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करेगी। हर साल होगा ये काम इसके द्वारा। अब जो ये यहाँ पर जो ये सेकेंडरी जाइलम बनेगा, एक खास पॉइंट और देखना, यहाँ पर जो ये सेकेंडरी जाइलम बनेगा ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनेगा, जबकि जो फ्लोएम की मात्रा होगी वह कम होगी। अगर हम प्राथमिक जो जाइलम होता है उसके कंपैरिजन में देखें तो सेकेंडरी जाइलम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होगी और सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम से भी ज़्यादा मात्रा में बनेगा, जिसके कारण जो यहाँ पर जो तने का जो सबसे ज़्यादा जो पोर्शन दिखाई देता है वह किससे भरा हुआ दिखाई देता है, सेकेंडरी जाइलम से भरा हुआ दिखाई देता है, जबकि जो फ्लोएम की मात्रा होती है वह काफ़ी कम होती है और इसके पश्चात तो इसका मेसोफिल क्षेत्र या इसका कोर्टेक्स वाला क्षेत्र उपस्थित हो जाता है। और इसकी खास विशेषता यह भी है कि यहाँ पर जो ये सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा इसके ऊपर की ओर कुछ मोटी भित्ति युक्त स्क्लेरिड कोशिकाओं का यहाँ पर निर्माण हो जाता है, जिसके कारण इसके चारों ओर कुछ स्क्लेरिड कोशिकाएं भी हमें दिखाई देती है या मोटी भित्ति युक्त कोशिकाएं दिखाई देती हैं। अब यहाँ पर हमने जो सेकेंडरी ग्रोथ की बात की, उस सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान क्या होगा, सेकेंडरी जाइलम का निर्माण होगा। अब जो ये सेकेंडरी जाइलम बनता है, हमने बोला कि अभी ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनता है। अब जो ज़्यादा मात्रा में बनता है मतलब इस दौरान मतलब कैम्बियम ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय होती होगी, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंडरी जाइलम बनाती होगी। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट यह कह सकते हैं कि जो ये कैम्बियम होती है इसकी सक्रियता मौसम के ऊपर या मौसमीय जो परिस्थितियाँ होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है। मतलब जो ये कैम्बियम होती हैं ये एक साल में 2 बार सक्रिय होती है। जब बसंत ऋतु आएगी तो उस दौरान जो कैम्बियम होगी ये ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय होगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनाएगी, सेकेंडरी जाइलम बनाएगी। फिर बसंत ऋतु के पश्चात क्या आएगी, शरद ऋतु। तो इस दौरान क्या होगा, कैम्बियम थोड़ी बहुत कम मात्रा में सक्रिय होगी और क्या बनाएगी, सेकेंडरी जाइलम बनाएगी। तो बसंत ऋतु में जो बनने वाला जो सेकेंडरी जाइलम है इसे कहा जाता है बसंत काष्ठ। उसी प्रकार शरद ऋतु में बनने वाला जो जाइलम होगा उसे कहा जाता है शरद काष्ठ। और दोनों ही प्रकार की काष्ठ का निर्माण एक ही साल में होता है, क्योंकि एक ही साल में बसंत ऋतु भी आएगी और शरद ऋतु भी आएगी। मतलब बसंत काष्ठ भी बनेगी और शरद काष्ठ भी बनेगी, और दोनों को ही अगर जोड़ दें तो इसे क्या कहेंगे हम, या दोनों ही काष्ठ की क्या बनेगी, वलय बनेगी। एक तो बसंत काष्ठ की वलय भी बनेगी और एक शरद काष्ठ की वलय भी बनेगी, और दोनों ही वलय को मिला दे तो इसे क्या कहा जाता है, एन्युअल वलय या एन्युअल रिंग या वार्षिक वलय।
और वार्षिक वलय की संख्या को गिनकर हम क्या लगा सकते हैं, पादप की आयु का अनुमान लगा सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये बसंत काष्ठ है, अब इस बसंत काष्ठ में जो जाइलम होगा, इसमें जाइलम के जो तत्व होंगे उनकी जो साइज होगी वह किस प्रकार की होगी। उसी प्रकार जो शरद काष्ठ हैं, इसमें जो जाइलम एलिमेंट्स या जाइलम होगा, इसमें पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स है जैसे जाइलम वाहिका, वाहिनिका, जाइलम पेरेन्काइमा, उनकी जो साइज होगी वह किस प्रकार की होगी, तो ये हमें देखना है। अब मैंने बताया कि बसंत ऋतु में क्या होता है, बसंत ऋतु में क्या होता है, पादप को पानी की ज़्यादा मात्रा उपलब्ध हो जाती है, जिसके कारण जो बसंत काष्ठ का जाइलम होगा उसमें जो वाहिका बनेगी वह कैसी होगी, एक तो चौड़ी चौड़ी वाहिकाएं बनेगी। इन वाहिकाओं की जो भित्ति होती है वह काफ़ी कम मोटी होगी, और जो यहाँ पर जो कोशिकाएं होगी मतलब वो काफ़ी चौड़ी चौड़ी होगी, साइज में बड़ी होगी, मतलब वाहिका चौड़ी होगी, और साथ में क्या होगी, लंबी होगी, और इनकी जो संख्या होगी वह भी बसंत काष्ठ में या बसंत ऋतु में ज़्यादा मात्रा में बनती है, मतलब इनका नंबर भी काफ़ी ज़्यादा होगा। उसी प्रकार अगर हम शरद काष्ठ की या शरद ऋतु की बात करें, तो जो शरद ऋतु होती है इसमें पादप को पानी जो मिलता है वह कम मात्रा में मिलता है, और पानी कम मात्रा में मिलेगा तो पानी की सप्लाई करने के लिए हमें कम वाहिका चाहिए, और वह ज़्यादा चौड़ी भी नहीं होनी चाहिए। तो जो यहाँ पर जो वाहिका बनेगी वह कैसी होगी, एक तो संख्या में कम होगी और मोटी भित्ति युक्त होगी। कैसी होगी, एक तो संख्या में कम, एक मोटी भित्ति युक्त होगी। अगर मोटी भित्ति युक्त होगी तो कैसी होगी, कम चौड़ी होगी, और कम चौड़ी को मतलब क्या कहते हैं हम, सक्रिय वाहिनिकाएं हमें दिखाई देगी। और इसमें जो जाइलम की वाहिनिकाएं होगी, वाहिनिकाएं भी संख्या में कम होगी, उनकी भी भित्ति मोटी होगी और वह भी सक्रिय होगी। उसी प्रकार जो जाइलम पेरेन्काइमा है उसकी कोशिकाएं भी काफ़ी छोटी होगी। इस प्रकार यहाँ पर जो बसंत काष्ठ बनेगी, बसंत काष्ठ में जो वाहिका, वाहिनिकाएं या जाइलम पेरेन्काइमा की हम बात करें तो ये साइज में ज़्यादा बड़े होंगे, या साइज में ज़्यादा बड़े होने के कारण जो यहाँ पर जो काष्ठ बनेगी वह कैसी होगी, हल्के रंग की होगी। और यहाँ पर जो काष्ठ बनेगी, क्योंकि यहाँ पर सभी साइज में छोटे छोटे हैं और मोटी भित्ति युक्त है और संख्या में भी कम है, तो यहाँ पर जो ये काष्ठ हमें कलर में दिखाई देगी वह कैसी होगी, गहरे रंग की और भूरे रंग की होगी। तो यह तो बिल्कुल लाइट कलर की होगी, और जो शरद काष्ठ होगी वह गहरे रंग की होगी। तो ये थी इसमें द्वितीयक वृद्धि, किसमें, एप्रिडा के तने में। तो अब इसको हम एक डायग्राम की सहायता से भी हम समझ सकते हैं। तो उस डायग्राम की सहायता से कैसे समझेंगे, जैसे यह पूरा ही जो एप्रिडा का जो तना है उसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें द्वितीयक वृद्धि संपन्न हो चुकी है, या सेकेंडरी स्टेम ऑफ एप्रिडा। सेकेंडरी स्टेम ऑफ एप्रिडा में क्या क्या संरचनाएं हमें दिखाई देती हैं, एक तो हमें उबार व गर्त दिखाई दे रहे हैं, यह तो हमने जब युवा तना पढ़ा था तो वहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहे थे। जो इसका जो गर्त वाला पोर्शन था तो उसमें क्या है, स्टोमेटा उपस्थित है, और उबार वाला पोर्शन है इसमें क्या है, यहाँ पर ये स्क्लेरेन्काइमेटस कोशिकाएं उपस्थित है। यहाँ पर क्या है, स्क्लेरेन्काइमेटस कोशिकाएं उपस्थित हैं। उसके पश्चात जो ये वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये कौन सा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ये पहली सेड पेरेन्काइमा वाला क्षेत्र उपस्थित है, या हम बोल सकते हैं इसे क्लोरेन्काइमा वाला क्षेत्र, मतलब ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। और इसके अंदर का जो क्षेत्र होता है ये पेरेन्काइमेटस होता है, इसमें भी क्लोरोफिल पाए जाते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। और यहाँ पर इसके अंदर की ओर देखें, या जो सेकेंडरी फ्लोएम है
जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, क्योंकि ये क्या है यहाँ पर, ये कैम्बियम है, कैम्बियम के बाहर की ओर क्या बनेगा, सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा, जिसके कारण जो प्राथमिक फ्लोएम है और बाहर की ओर आकर या बाहर की ओर स्थानांतरित होकर संकुचित हो जाता है। और यहाँ पर जो सेकेंडरी फ्लोएम है, इसके बाहर की ओर यहाँ पर कुछ कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, स्टोन सेल कहा जाता है। और यहाँ पर ये सेकेंडरी फ्लोएम तो होगा ही सही, और इसके पश्चात कैम्बियम के अंदर की ओर क्या होगा, यह पूरा ही जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये कैसा पोर्शन है, यह सेकेंडरी जाइलम का पोर्शन है, जबकि जो प्राथमिक जाइलम है वह यहाँ पर केंद्र की ओर आकर क्रश हो चुका होता है, और यह कुछ मात्रा में यहाँ पर पित्त पाई जाती है। तो जो प्राथमिक जाइलम है या प्राइमरी जाइलम है, यह तो यहाँ पर क्रश हो चुका होता है, और सेकेंडरी जाइलम इस पूरे ही पोर्शन में दिखाई देता है। तो सेकेंडरी जाइलम की मात्रा में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है। और सेकेंडरी जाइलम में हमें दो प्रकार की कास्ट दिखाई देती है, एक तो बसंत कास्ट, एक शरद कास्ट, मतलब उनके वलय दिखाई देते हैं। जो बसंत कास्ट के जो वलय होते हैं उसमें चौड़ी वाहिनिकाएं उपस्थित होती है, चौड़ी वाहिका उपस्थित होती है, जबकि जो शरद कास्ट के जो वलय होते हैं उनमें काफ़ी सक्रिय वाहिका व वाहिनिकाएं उपस्थित होती है। मतलब सेल्स की जो साइज होगी वो बसंत कास्ट में ज़्यादा होगी और शरद कास्ट में कम होगी। तो यहाँ पर यह सेकेंडरी फ्लोएम है, और ये यहाँ पर यह प्राथमिक फ्लोएम ये संकुचित हो चुका होता है। तो इस प्रकार इसमें हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। अब जैसे जैसे इसके केंद्र में या इसके संवहन क्षेत्र में या इसके रंभ क्षेत्र में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो तने का जो कोर्टेक्स या मीजोफिल क्षेत्र है इस पर दबाव पड़ता है, इसके कारण इसका मीजोफिल क्षेत्र कई जगह से फट जाता है। तो यहाँ पर मीजोफिल क्षेत्र की ही कुछ कोशिकाएं क्या करती है, विभेदित होकर किसका निर्माण करती है, एक कॉर्क कैम्बियम का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी, कॉर्क कैम्बियम का निर्माण करेगी। और यह कॉर्क कैम्बियम परिधि की ओर विभाजित होकर तो किसका निर्माण करेगी, कॉर्क का निर्माण करेगी, और केंद्र की ओर विभाजित होकर क्या बनाएगी, सेकेंडरी कॉर्टेक्स जैसी संरचनाएं बनाएगी। तो इस प्रकार यहाँ पर कॉर्टेक्स क्षेत्र में भी सेकेंडरी ग्रोथ संपन्न हो सकती है। तो ये थी एप्रिडा के तने में द्वितीयक वृद्धि और एप्रिडा के तने की आंतरिक संरचना को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब इसके जो कुछ स्पेशल पॉइंट्स है वह देख लीजिए। यहाँ पर जो यह उभार वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इसमें कौन सी कोशिकाएं हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाएं हैं, या फिर हमने युवा तने की आंतरिक संरचना पढ़ी थी तो वहां पर भी ऐसा ही पोर्शन दिखाई दे रहा था। तो इस पोर्शन का काम क्या है, तो इस पोर्शन का काम है तने को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करना, तने को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करना। और यहाँ पर पित्त वाला क्षेत्र तो दिखाई दे रहा है। और एक खास बात क्या पढ़ी हमने, इसके तने की आंतरिक संरचना में वाहिका का पाया जाना। तो वाहिका का पाया जाना एप्रिडा के तने की एक लाक्षणिक विशेषता होती है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आज हमने एप्रिडा के तने की आंतरिक संरचना, वह भी कौन से तने की, युवा तने की, और इसमें द्वितीयक वृद्धि को डिस्कस किया है। अब हम अगले लेक्चर के दौरान एप्रिडा की जो पर्ण होती है उसको हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही एप्रिडा में रिप्रोडक्शन या उसमें जनन को भी स्टडी करेंगे। तो थैंक यू।